हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को अगर अच्छे से समझ आ गए तो उस पर बेस सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे कराता हूँ, आपका एनसीईआरटी तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग इसी क्लास में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इसी क्लास के अंदर खत्म कर दें, अदरवाइज ये मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के अंदर खत्म हो जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी बोलते किसको है। तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, यानी कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो probability is the possibility of an event to be happen out of all possible events। तो भाई जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकती हैं उन सारी की सारी पॉसिबल इवेंट्स में से एक खास इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कह सकते हो, चांसेस कह सकते हो, एक इवेंट के होने के चांसेस। और ये जो इवेंट होती है ना, ये सारे के सारे पॉसिबल इवेंट्स में से एक होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन आउट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। तो जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन पॉसिबल इवेंट्स में से एक इवेंट के, एक पर्टिकुलर इवेंट के हो जाने के चांसेस को ही या पॉसिबिलिटी को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है पीई इक्वल टू, देखो इसको रीड क्या करते हैं, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब है इवेंट। तो इसको रीड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, इस बात को भी जरा समझें। सपोज हम लोग एक डायल है, लूडो आपने खेला ही होगा। ठीक है, तो लूडो के अंदर जो क्यूब होता है बेसिकली खेलते हुए उसको हम लोग डाई बोलते हैं। अगर हम लोग डाई को रोल करें, जब डाई को रोल किया जाता है तो क्या क्या निकल कर आ सकता है, यानी कि टॉप में क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। यानी कि 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना या 6 आना, ये सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, आउटकम्स हैं। सारे के सारे क्या है, आउटकम्स हैं। जब डाई को रोल किया जाए तो नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और इसी तरीके से 6 तक कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है टॉप में। तो भाई साहब ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आउटकम्स हैं। तो अगर ये सारे आउटकम्स हैं तो भाई कुल मिला के यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हुए, तो आप कहेंगे टोटल आउटकम्स हुए 6। तो यहाँ पर देखो टोटल आउटकम्स है कितने, 6। और इन टोटल आउटकम्स में से अगर मैं कहूँ कि 5 आने के चांसेस क्या है, 5 आने के चांसेस यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप चेक करोगे कि भाई जिस नंबर को हम लोग चाहते हैं कि वो अपीयर हो वो है कितने। तो इन सारे के सारे 6 नंबर्स में 5 एक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये आपके लिए है फेवरेबल, आप इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो भाई साहब ये आपके लिए क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम हुआ। और कितने फेवरेबल, क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, तो आप कहेंगे 5। तो एक ही नंबर है भाई इन सारे के सारे नंबर्स में, तो इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल आउटकम है 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कुल मिला के यहाँ पे आउटकम्स हैं 6। इसका मतलब अगर हम लोगों को 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो एक डाई के केस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो इसका मतलब 1 अपॉन 6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 ऑन रोलिंग अ डाई। आई थिंक ये समझ आ गया है। अगर ये समझ आ गया तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव। भाई इसका मतलब क्या है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, वो 1 भी हो सकती है या फिर 1 से छोटी होगी। तो इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, भाई यहाँ पर हम लोग 0 कंसीडर करें, यहाँ पर हम लोग 1 कंसीडर करें। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है या फिर 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है, तो देखो कभी भी अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसा नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्या किसी भी इवेंट के होने की चांसेस या होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या है कि नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है।
अच्छा, अगर मैं कहूँ 3/2 हो सकती है क्या, तो अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 के बियॉन्ड जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा नंबर होगा। और प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, जहां पे कि 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी हो सकती है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माइनस का 1/2। अब देखो नंबर कैसा है, नेगेटिव है, और अगर ये नंबर नेगेटिव है तो भाई ये नंबर लाइन पे देखो इधर जाएगा, यानी कि 0 से छोटा नंबर होगा। और 0 से छोटा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, जहां 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो क्या ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी? आपका जवाब होगा नहीं होगी। अच्छा, 50% बोल दूं तो 50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट के होने की। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है? इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखोगे, तो भाई इसको लिखोगे 50, और इस परसेंटेज साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100। इसका मतलब अगर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया जाए तो 5 से इसको कैंसिल करने पे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो क्या 1/2 किसी भी इवेंट के होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब 50% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 80% हो सकती है, क्योंकि 80% का मतलब हुआ 80/100। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बिल्कुल ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अच्छा, 2.3। 2.3 हम लोग देख रहे हैं क्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा? नहीं भाई, ये तो नंबर लाइन पे कहीं आगे होगा, 1 से बड़ा नंबर है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आई थिंक ये समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट के होने की, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी भी इवेंट के होने के चांसेस 0 होते हैं, यानी फिर किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो इस तरीके की इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जबकि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो, तो ऐसी इवेंट्स को बोला जाता है श्योर इवेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया डाइस का केस। भाई डाई के केस में हम लोगों के सामने आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 से लेके 6 तक के सारे आउटकम्स हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस बार डाई को रोल करेंगे, और डाई को रोल करने पर जो नंबर अपीयर होगा ना टॉप में, वो 7 से छोटा होगा, तो भाई 1 आ जाए तब भी आपके लिए फेवरेबल हो गया, क्योंकि 1 होगा तो भी 7 से छोटा होगा। 2 आ जाए तो भी आपके लिए फेवरेबल हुआ। 3 आ जाएगा तो भी फेवरेबल होगा। 4 आ जाएगा तो ये भी 7 से छोटा नंबर है, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल हुआ। 5 आ जाए तो भी आप सेटिस्फाइड है, और 6 आ जाए तो ये नंबर भी 7 से छोटा होगा। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? भाई 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ जाए तो 7 से छोटा ही होगा। इसका मतलब आप चाहते हैं तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यही है ना, 6। इसका मतलब 6/6 का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे, क्योंकि 7 से छोटा नंबर आने के केस में इन सारे के सारे आउटकम्स में से कोई भी आउटकम आ जाएगा तो वो 7 से छोटा ही होगा। डेफिनेट है, पक्का है, पक्का है, तो श्योर इवेंट इसको बोल देते हैं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डाई को रोल किया जाएगा और इस बार नंबर 7 आएगा। इस बार नंबर 7 आएगा, 7 से छोटा नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इस बार नंबर 7 आएगा। तो क्या 7 आने के लिए आपके लिए कोई फेवरेबल आउटकम है इनमें से? क्या 1 आपके लिए फेवरेबल होगा? भाई 7 चाहिए, तो क्या 1 7 है? नहीं ना। क्या 2 7 है? नहीं। इसका मतलब इन सारे के सारे आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम है कोई? नहीं है। तो इसका मतलब आपके लिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 0। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो जितने हैं उतने, यानी कि 6 हैं, तो 0/6 का मतलब 0। मींस इन सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ भी आउटकम आ जाएगा, आपकी बात नहीं बनेगी, यानी कि वो नंबर 7 नहीं होगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि डाई को रोल करने पर नंबर 7 अपीयर हो जाए, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0 निकल कर आ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगी तो इसको बोला जाएगा श्योर इवेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स को समझते हैं जो कि बड़े ही दमदार हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही बच्चे इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इनफैक्ट आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे के सारे आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अब जो पहला टर्म हम लोगों को समझ लेना है वो है आउटकम, और दूसरा टर्म है जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो है इवेंट। तो आउटकम किसको बोलते हैं? एन आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो भाई किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल रिजल्ट होता है
उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। जबकि इवेंट का मतलब क्या होता है, एन इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल आउटकम या फिर एक से ज्यादा आउटकम्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। सपोज करिए हम लोग एक डाई कंसीडर करें और इस डाई को अगर हम लोग रोल करें तो भाई हम लोगों के सामने क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यही 6 आउटकम्स हम लोगों के सामने आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 आना क्या है, 1 एक रिजल्ट है ना, डाई को रोल किया आपने और रोल करने के बाद में टॉप में अपीयर हो गया 1, तो ये रिजल्ट निकला, तो इसका मतलब 1 क्या है, एक आउटकम है, 2 भी एक आउटकम है, 3 आना भी आउटकम है, 4 5 या 6 आना, ये सारे के सारे नंबर्स आ जाना क्या है, आउटकम्स हैं। तो अगर ये आउटकम्स हैं तो भाई इवेंट किसको कहते हैं, भाई ये जितने भी आउटकम्स है ना ये इवेंट भी हैं, ये जितने भी आउटकम्स हैं ये इवेंट्स भी हैं। बड़े ध्यान से समझना, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जितने भी आउटकम्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे सारे के सारे अपने आप में इवेंट्स भी हैं। तो अब आप कहोगे कि भाई अगर ये सारे के सारे आउटकम्स इवेंट्स भी हैं तो फर्क क्या है, किसको बोले आउटकम और किसको बोले इवेंट, ठीक है। तो किसी भी नंबर का यहाँ पर अपीयर हो जाना, प्रोबेबिलिटी तो खैर 1/6 होगी, ठीक है। तो किसी भी नंबर का यहाँ पर अपीयर हो जाना एक आउटकम है और इस आउटकम को हम लोग इवेंट भी कहते हैं। अब जरा फर्क समझो, सपोज करिए मैं बोलूं कि एक डाई को हम लोगों ने रोल किया, देन बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई अगर डाई को रोल करें तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन के केस में आप क्या क्या चाहते हो, इवन नंबर आने के केस में आप चाहते हो कि नंबर 2 आ जाए तो आपकी बात बन जाएगी, इवन नंबर होगा। नंबर 4 आ जाए तो भी इवन होगा और नंबर 6 आ जाए तो भी इवन नंबर होगा। इसका मतलब 2 आना, 4 आना, 6 आना, ये सारे के सारे अपने आप में आउटकम्स थे। और 2 आ जाना, 4 आ जाना, 6 आ जाना, ये तीनों ही नंबर्स कैसे होंगे, इवन नंबर्स होंगे। इसका मतलब इवन नंबर जब हम लोग कह रहे हैं तो एक इवेंट है और इस इवेंट के साथ में कितने आउटकम्स जुड़े हुए हैं, भाई इस इवेंट के साथ में 3 आउटकम्स जुड़े हुए हैं। बात समझ आ रही है। इस इवेंट के साथ में जैसे मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को निकालनी है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए कितने आउटकम्स आपके लिए फेवरेबल थे, 1 ही आउटकम था, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर के केस में कितने आउटकम फेवरेबल है, 3 आउटकम फेवरेबल है, ठीक है। तो इवेंट तो दोनों ही है, इवेंट तो 1 आना भी है, 2 आना भी है, एक इवन नंबर आना भी अपने आप में एक इवेंट है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी एक ऑड नंबर होने की निकालें तो ऑड नंबर्स आना भी अपने आप में क्या होगा, एक इवेंट होगा। और ऑड के केस में कितने आउटकम्स एसोसिएट होंगे, भाई 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो यहाँ भी 3 नंबर्स जुड़े हुए होंगे इस इवेंट के साथ में। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक डाई को रोल करना है और इस बार जो नंबर अपीयर होना वो एक प्राइम नंबर हो, तो अब आप क्या चाहेंगे, प्राइम नंबर्स भाई कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स में देखें तो इन सारे के सारे आउटकम्स में 2 है, 3 है और 5 है, कुल मिला के 3 आउटकम्स एसोसिएट हो रहा है इस एक इवेंट के साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सारे के सारे अपने आप में आउटकम्स भी हैं और सारे के सारे अपने आप में इवेंट भी है। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आना एक आउटकम नहीं है, इवन नंबर आना एक इवेंट है और इस इवेंट के साथ में 3 आउटकम्स जुड़े हुए हैं। आई थिंक समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, भाई जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे इवेंट होते हैं, बट सारी की सारी इवेंट्स आउटकम नहीं होती हैं। जैसे 1 आना एक इवेंट भी है और एक आउटकम भी है, 2 आना एक इवेंट भी है, आउटकम भी है, 3 आना एक इवेंट भी हो गई और आउटकम भी हो गई। लेकिन एक इवन नंबर आना एक इवेंट है ना कि आउटकम है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया। एक ऑड नंबर आना एक इवेंट है लेकिन आउटकम नहीं है। आउटकम तो क्या है, आउटकम तो ऑड के केस में 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। मींस 1 आएगा तो एक आउटकम है, 3 होगा एक आउटकम है, 5 होगा तो एक आउटकम है। लेकिन ऑड बोल दिया है तो ऑड नंबर आना एक इवेंट है ना कि एक आउटकम है। इस इवेंट के साथ में 3 नंबर्स एसोसिएट हो रखे हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया है।
कि एक आउटकम और इवेंट में क्या फर्क होता है। तो आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जबकि इवेंट क्या है, इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स। तो इवेंट के साथ में एक ही आउटकम जुड़ा हो सकता है या फिर एक से ज्यादा आउटकम्स भी जुड़े हो सकते हैं। ये एग्जांपल भी भाई हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, अदरवाइज उससे बेटर मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। तो आई थिंक समझ आ गया है फर्क दोनों में क्या है, आउटकम और इवेंट में। अगर फर्क समझ आ गया है तो अब चलते हैं भाई दो टर्म्स और समझते हैं। पहला टर्म यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? एन एलिमेंट्री इवेंट इज एन इवेंट दैट कंटेन्स ओनली वन आउटकम। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने डाई का एग्जांपल लिया, डाई का जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया उसमें टोटल आउटकम्स में आउटकम्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 और 6, यही सारे के सारे आउटकम्स हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी इवेंट, देखो अब वर्ड हम लोग इवेंट यूज कर रहे हैं, माइंड इट, हम लोग किसी भी इवेंट को देखें और उस इवेंट से सिर्फ एक ही आउटकम जुड़ा हो तो इसको एलिमेंट्री इवेंट। तो किसी भी इवेंट से अगर सिर्फ एक आउटकम जुड़ा होता है तो ऐसी इवेंट्स को बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट। जबकि दूसरी तरफ कंपाउंड इवेंट किसको बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है कोई भी इवेंट जिससे कि दो या फिर दो से ज्यादा आउटकम्स जुड़े हुए हों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों को 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भाई साहब 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 से कितने आउटकम्स जुड़े हुए हैं, एक ही आउटकम ना। 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक ही आउटकम है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भाई एक ही आउटकम है। चलो निकाल भी लेते हैं, इससे एक और चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एक ही नंबर है, टोटल आउटकम 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 निकालेंगे तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 निकालना है तो यहाँ भी 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1/6, और अगर नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालें ये भी 1/6। 6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ भी 1/6 होगी। लेकिन अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें एक इवन नंबर आने की, तो इवन नंबर के केस में कौन कौन से आउटकम्स जुड़े हुए हैं? भाई इवन के केस में आउटकम 2 जुड़ा हुआ है, आउटकम 4 जुड़ा हुआ है, आउटकम 6 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं इस केस में? 3 है, और टोटल आउटकम 6 है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2 हुई एक इवन नंबर आने की। अगर हम लोग एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ऑड के केस में कौन कौन से आउटकम्स हैं? भाई 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा आउटकम्स जुड़े हैं। तो इसका मतलब इस इवेंट के साथ में, क्योंकि दो या दो से ज्यादा आउटकम जुड़े हैं तो ये कैसी है? कंपाउंड इवेंट है। और ऐसे केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/6, और इसका मतलब हुआ 1/2। आई थिंक क्लियर है। एक और चलिए कर लेते हैं, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर आना एक इवेंट है और इस इवेंट के साथ में कौन सा आउटकम जुड़ा हुआ है? भाई 2 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा है और 5, ये 3 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये 3 नंबर्स आपके लिए हुए फेवरेबल, टोटल हुए 6। इसका मतलब 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन रोलिंग अ डाई। एक डाई को रोल करने पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो वही 1 के साथ में एक ही आउटकम जुड़ा हुआ था तो ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। 2 के साथ में एक ही आउटकम है तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट्री इवेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने लिखी है प्रोबेबिलिटीज जो फाइंड करी है इन नंबर्स की, तो ये सारे के सारी इवेंट्स यहाँ पर जो है वो कैसी हैं? एलिमेंट्री इवेंट है। जबकि एक इवन नंबर आना, ऑड नंबर आना, प्राइम नंबर आना, एक नंबर 2 से बड़ा आ जाना, तो ये सब क्या होंगे? क्योंकि इनके साथ में, इन इवेंट्स के साथ में अब दो या दो से ज्यादा आउटकम्स जुड़े हुए हैं तो इनको बोला जाएगा कंपाउंड इवेंट। जैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाए अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए तो उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऐसा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो भाई 2 से बड़े कौन कौन से नंबर्स हैं? तो आप कहेंगे 2 से बड़ा तो 3 होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। इसका मतलब इस इवेंट के साथ में कितने फेवरेबल आउटकम्स है? तो भाई साहब 4 आउटकम्स हैं। ठीक है, और अगर 4 आउटकम्स हैं तो ये इवेंट कैसी हुई? कंपाउंड इवेंट हुई। कैसी इवेंट है? कंपाउंड इवेंट है। तो ऐसे केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि कितने हैं? 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं। कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 ऑन रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करने पर। ठीक है, अब इस चीज पर दोबारा से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है जो यहाँ पर हम लोगों को समझ लेना है।
अब आगे चले तो भाई सब दो टर्म्स फिर से हम लोगों को समझ लेने, पहला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और दूसरा क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में अगर कोई भी हम लोग इवेंट कंसीडर करें तो उस इवेंट के होने के और उस इवेंट के ना होने को, ये दोनों ही इवेंट क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, जैसे बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम इवेंट नॉट टू बी हैपन, ये दोनों ही इवेंट्स क्या होंगी? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगी। तो किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या है? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज वन। बहुत यूज करेंगे। मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जाए कि एक इवेंट है और उस इवेंट के ना होने के चांसेस क्या होंगे, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे भाई? हम लोग पहले निकालेंगे उस इवेंट के होने के चांसेस और तब हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू बी हैपन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन। कभी अगर हम लोगों को ये दे रखा हो और ये फाइंड करना हो सिंपली, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम इवेंट नॉट टू बी हैपन के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं और हम लोग किसी भी घटना के होने के चांसेस या फिर किसी भी घटना के ना होने के चांसेस फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको बोला जाता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स आर द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर भाई किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स हैं, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स हैं, अगर अगर उन सारे के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो ऐसे आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे अगर हम लोग भाई एक कॉइन को टॉस करें तो कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है, तो हेड आना और टेल आना क्या है? आउटकम्स है। और इन दोनों आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल 1 है, टोटल आउटकम्स है 2, तो 1/2। बिल्कुल ऐसे ही अगर टेल्स हम लोगों को चाहिए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। मीन्स इस एक्सपेरिमेंट में यानी कि कॉइन को टॉस करने वाले एक्सपेरिमेंट में हेड और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि इक्वल है। और अगर इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही आउटकम्स कैसे हैं? इक्वली लाइकली है। ठीक है, दोनों के आने के चांसेस बराबर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग अब ये भी हम लोगों ने किया, अगर हम लोग एक डाई को रोल करें तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, इन सारे के सारे आउटकम्स की आने की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी देख रहे हैं हम लोग? 1/6 देख रहे हैं ना। इसका मतलब इन सारे के सारे आउटकम्स के आने के चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 आना एक डाई के केस में ये कैसे आउटकम्स हुए? इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए। बात यहां तक समझ आ गई है? ठीक है, और ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स थी। तो एक चीज और हम लोग यहाँ से सम अप कर सकते हैं कि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, उन सारी की सारी एलिमेंट्री इवेंट्स में जो भी आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल इसी तरीके से 5 आने की प्रोबेबिलिटी या फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग सम निकालें तो भाई सबको प्लस करना है। मीन्स 1/6 प्लस 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स एज इट इज प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 6/6 और 6/6 का मतलब होता है 1। तो भाई क्या समझ आया यहाँ से हम लोगों को समझ आया कि जितनी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उन सारी की सारी एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है, मान लीजिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में ना n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, कितनी? n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो ऐसे केस में इन सारी की सारी n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम कितना होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे शो भी कर दिया, समझ आ गया हम लोगों को, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। आई थिंक कंपाउंड इवेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और इक्वली लाइकली आउटकम्स भी क्लियर है। अब अगर क्लियर हैं तो भाई आ जाते हैं इसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी अभी हम लोगों ने कवर करी है उस पर बेस्ड है ये चीज।
तो भाई पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें हम लोगों को दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनको कि हम लोगों को फिल कर देना है। तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू बी हैपन। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम, अब ये भी सीखा ना, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। दोनों इवेंट्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों को दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है उस इवेंट की जो हो ही नहीं सकती है। भाई साहब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती है क्या होती है? 0 होती है। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? ऐसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड व्हाट? ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि पक्का है कि होगी ही होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं? ऐसी इवेंट को फिर हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। तो भाई जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उन एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो किसके बराबर होता है? अभी भी डिस्कस किया। जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में उन सब की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेटमेंट है इसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर होती है और इक्वल होती है या फिर इक्वल होती है, एंड छोटी होती है, लेस देन का मतलब छोटी होती है या फिर बराबर होती है। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल या बड़ी हो सकती है और किसके इक्वल या फिर छोटी हो सकती है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो भाई 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है और 1 के इक्वल या 1 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये पीछे जो भी चीज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखे हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। अब हम लोगों को बताना है कि भाई इन दिए गए एक्सपेरिमेंट्स में से कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स है यानी कि जो यहाँ पर आउटकम्स मिलेंगे उन आउटकम्स के इक्वल चांसेस होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हम लोगों को दे रखा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है जो क्या करता है? कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो कार स्टार्ट होगी या फिर कार नहीं स्टार्ट होगी? तो अब मुझे बताओ एक ड्राइवर अगर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करे तो कार स्टार्ट होगी या फिर कार स्टार्ट नहीं होगी? क्या इस बात के 50-50% चांसेस है? क्या 50-50% चांसेस है? अगर 50-50% चांसेस है तब तो इक्वली लाइकली है, और अगर 50-50% चांसेस नहीं है, 50-50 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे दो ही आउटकम्स हैं। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? तो देखो ज्यादातर केस में क्या होता है, ज्यादातर केस में कोई भी ड्राइवर अगर कार को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट है, और वो स्टार्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसका मतलब क्या इक्वल चांसेस होंगे? नहीं। तो इसका मतलब भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है क्योंकि मोस्टली कार स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि 50-50% चांसेस होते यानी कि आउटकम्स इक्वली लाइकली होते तो वो जो ड्राइवर है ना 15 दिन तो घर पे बैठता और 15 दिन काम पर जाता, बट ऐसा नहीं है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ कार, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कार की कंडीशन क्या है। ठीक है, कार एक अच्छी कंडीशन में है नो डाउट, तो ज्यादातर अटेम्प्ट्स में वो स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें दिया है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक प्लेयर है और वो बास्केट में बॉल डालने की कोशिश करता है या करती है। तो अब बताओ वो बास्केट के अंदर अगर बॉल डालने की कोशिश करता है या फिर करती है तो वो बास्केट के अंदर बॉल डाल देगा या डाल देगी या फिर बॉल मिस हो जाएगी, बास्केट मिस हो जाएगी आई मीन। तो भाई ये चांसेस किस पर डिपेंड करते हैं?
सपोज करिए एक बहुत अच्छा सा प्लेयर है और वो ट्राई करे बास्केट के अंदर बॉल डालने की, और एक तरफ हम लोग ट्राई करें बास्केट के अंदर बॉल डालने की, तो क्या प्रोफेशनल प्लेयर के ज्यादा चांसेस होंगे? ऑब्वियसली उसके ज्यादा चांसेस होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई भी प्लेयर बास्केट के अंदर बॉल डालने की ट्राई कर रहा है या कर रही है, तो इस बात पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि प्लेयर कौन है, कितना काबिल प्लेयर है, कितना स्किलफुल प्लेयर है। तो जितना बेटर प्लेयर होगा उतना बेटर चांसेस और ज्यादा चांसेस होंगे बास्केट के अंदर बॉल ड्रॉप करने की। और अगर प्लेयर अच्छा नहीं है तो चांसेस कम होंगे। इसका मतलब बास्केट के अंदर बॉल डालना या फिर ना डाल पाना, ये डिपेंड करेगा किस पे, प्लेयर पे। तो क्या इस केस में हम लोग कह सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे? बिल्कुल नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर, हु इज द प्लेयर। करेक्ट है। थर्ड केस में हम लोग आ जाए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो भाई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को ट्राई किया जाता है करने के लिए, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो दिया गया जो आंसर है वो सही होगा या फिर गलत होगा, इस बात के चांसेस क्या 50-50% है? भाई कोई भी अगर स्टेटमेंट हम लोगों को दिया जाता है और हम लोगों को फाइंड करना हो कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इस बात के चांसेस 50-50% होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 50-50% चांसेस का मतलब क्या है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। अगर ऐसा ना होता, ऐसा अगर कॉमनली इस तरीके का कॉन्सेप्शन होता है कि ज्यादातर केस में ट्रू सही होता है, तो मोस्टली लोग जिन्हें शायद डाउट होता हो, जिन्हें शायद ना पता हो, वो ज्यादातर ट्रू पर टिक कर देंगे और मोर देन 50% मार्क्स लेकर आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता ना। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट जिसमें कि ट्रू और फॉल्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तो उस स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने के चांसेस बराबर होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो इसका मतलब यस, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम। ये वाला जो है इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा एक लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि एक बच्चा लड़का है या फिर लड़की है? तो बिल्कुल यस, दैट इज ऑब्वियस। एक ऐसा आउटकम है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो वो जो न्यूली बोर्न बेबी है वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। अगर हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें ना पूरे वर्ल्ड की, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, जो रेशियो निकल के आता है ना 1:1 का निकल के आता है मेल और फीमेल का। मेल और फीमेल का अप्रोक्सीमेटली 1:1 है, मतलब 50-50% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में मेल और फीमेल की। और अगर ऐसा है तो ये कैसे आउटकम्स है भाई? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, तो ये वाला इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो इन सारे के सारे स्टेटमेंट्स में से ये दो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, जबकि ये दो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ओरल है तो उन्हें ओरली कर लेंगे, और किसी में राइटिंग की जरूरत है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे राइटिंग भी परफॉर्म करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कॉइन को टॉस करना क्यों फेयर तरीका माना जाता है, अच्छा तरीका माना जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि फुटबॉल गेम में बॉल किस टीम को पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये फेयर तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम लोग कॉइन से टॉस करते हैं तो भाई सब दो आउटकम्स आ सकते हैं, या फिर तो हेड या फिर टेल्स। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2, टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। इसका मतलब हेड्स और टेल्स दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, दोनों की 50-50% चांसेस है। तो इसका मतलब ये आउटकम्स कैसे हुए? इक्वली लाइकली, मींस यहाँ पे कोई भी बायस, कोई भी चालाकी नहीं है। एक फेयर तरीका होगा ये डिसाइड करने के लिए कि किस टीम को पहले बॉल दी जाए शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया कि भाई हम लोग कॉइन को क्यों टॉस करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किस टीम को बॉल पहले दी जाए शुरुआत करने के लिए, क्योंकि कॉइन को टॉस करने में जो दो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। तो किसी भी तरीके की चीटिंग या किसी भी तरीके का बायस नहीं होता है वहां पर। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया ये वाला पार्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो भाई यहाँ पे हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज दे रखी है कुछ इवेंट्स की। अब हमें बताना है कि इन प्रोबेबिलिटीज में से कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की नहीं हो सकती है। तो भाई 2/3 किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, बिल्कुल,
क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस का 1.5, और माइनस का 1.5 तो भैया नेगेटिव होने की वजह से 0 से छोटा नंबर हो गया, जबकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, जहां पर 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती है। क्या 15% हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 15% का मतलब है 15/100। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और अगर ऐसा है तो ये 0 और 1 के बीच में नंबर हुआ। 0.7 बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 0.7 0 और 1 के बीच का नंबर है। या फिर इसी को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो तो 7/10 लिख सकते हो, और 7/10 है तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, और न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आए तो बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन इज 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम इवेंट नॉट टू हैपन। तो हम लोगों को यहाँ पर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। तो देखो अभी भी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस दे रखे हैं, और हम लोगों को उसी इवेंट के ना होने के चांसेस निकालने हों, तो देखो पीई का तो मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन, और यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर एक बार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट टू बी हैपन। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन। अब वैल्यूज रख दीजिए, 1 रखा, और प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के होने की क्या है भाई, इस इवेंट के होने की है 0.05। अब क्या करिए, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.95, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो एक बैग है भाई, और उस बैग में ना सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, तो मालिनी क्या करती है भाई, एक कैंडी उसके अंदर से निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी कि बैग में बिना झांके। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसने टॉफी निकाली है, जो कैंडी निकाली है, दैट इज एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी। करेक्ट है भाई। हम लोग को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दे रखे हैं क्या, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल नहीं दे रखे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो भाई शुरू करते हैं ऐसे। तो मान लिया हम लोगों ने लेट द नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, एक्स है, और इस लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के अलावा किसी और तरीके का फ्लेवर की कैंडी है नहीं ना। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज भी, क्योंकि लेमन फ्लेवर के अलावा किसी और फ्लेवर की कैंडीज है ही नहीं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी हुई, एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की बात करी जाती है। ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कितनी है भाई साहब, बोला गया है स्पेशली कि लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पर 0 लिखोगे। भाई इस फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी वुड बी क्या होगी, देखो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 0। आप चाहते हैं कि आपका ऑरेंज कैंडी आए, बट ऑरेंज कैंडी है कितनी बैग के अंदर, 0 है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज देखें तो कितनी है, एक्स है, मतलब 0/x का मतलब हुआ 0। तो ये है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी इस बात की कि जो कैंडी निकाली जाएगी वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू, अच्छा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है कितनी, एक्स है, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, ये भी एक्स है, तो x/x का मतलब 1। तो भाई ये आंसर हुआ इस पार्ट का, और ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। आई थिंक समझ आ गया इसका सही तरीका कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आ गया है तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, then what is the probability that the 2 students have the same birthday। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है,
3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और 2 स्टूडेंट्स का सेम डेट पर बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है ये। तो बताइए उन दोनों स्टूडेंट्स का सेम डेट पर बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी भी हम लोगों ने सीखा था भाई किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटीज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के केस में क्या करते हैं, अगर एक चीज फाइंड करनी होती है तो वन में से दूसरी चीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्या दिया है हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम डेट पर ना होने की। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक इवेंट के ना होने की जो कि कितनी है, जो कि है 0.992। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट टू बी हैपन। तो ये कैसे निकाल सकते हैं भाई, वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू बी हैपन को माइनस कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। अब रखो 1 माइनस 0.992, माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से माइनस करेंगे तो 9, 9 में से माइनस करेंगे 0, डेसिमल आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी भाई, 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम डेट पर है इस बात की। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। क्लियर है, तो चले बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पर। भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो इसमें दिया है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी है, 3 है, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स दे रखी है 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि अनायासी एक बॉल निकाल ली जाती है। अच्छा, रैंडम कहने का मतलब होता है बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी ट्रिक के। ठीक है, सो अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, then what is the probability that the ball drawn is a red color ball एंड नॉट अ रेड कलर बॉल। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल जो निकाली जाएगी ना वो रेड कलर की होगी, और दूसरे पार्ट में इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली जाएगी ना वो रेड कलर की नहीं होगी। ठीक है, तो भाई हम लोगों को दिया क्या है, रेड बॉल्स हम लोगों को दे रखी है कितनी, रेड बॉल्स हम लोगों को दे रखी है 3। ब्लैक बॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक बॉल्स है कितनी 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाती हैं, दोनों को प्लस कर दें, 3 + 5 का मतलब 8। तो ऑल टुगेदर उस बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड कलर की बॉल की। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर बॉल इक्वल टू, भाई रेड कलर की बॉल कितनी है 3, तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए 8। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल टू 3/8। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है भाई, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड कलर बॉल। रेड कलर बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर बॉल। भाई रेड कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों ने निकाल रखी है ना, अब इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करें, 1 में से इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। सो दिस इक्वल टू 1 माइनस, रखो भाई इसकी जगह पे क्या 3/8, और 1 में से 3/8 को माइनस करेंगे तो ऐसे में क्या करते हैं 8 का मल्टीप्लाई करो 1 में, तो 8 1 जा 8 माइनस 3, तो कितना आ गया 5 अपॉन में आ गया 8। इसका मतलब एक बॉल जब निकाली जाएगी बॉल रेड कलर की नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/8, जबकि उस बैग में से एक बॉल निकाली जाएगी और बॉल रेड कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/8। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है भाई, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं 5, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। तो रैंडमली एक मार्बल इस बॉक्स के अंदर से निकाला जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो रेड मार्बल मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड पार्ट में, और ग्रीन नहीं होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो भाई लिखो रेड कलर के मार्बल कितने हैं 5 हैं, व्हाइट कलर के मार्बल्स कितने हैं, यहाँ पर 8 दे रखे हैं, और ग्रीन कलर के जो मार्बल्स हैं वो दे रखे हैं 4। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हुए, 8 और 5 13 और 4 17। ठीक है, तो कुल मिला के कितने मार्बल्स हैं, 17 मार्बल्स हैं। आई थिंक क्लियर है बात। अब फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, तो रेड मार्बल चाहिए हम लोगों को, तो फेवरेबल कितने हुए 5 हैं, टोटल कितने हैं 17 है, तो भाई ये प्रोबेबिलिटी हुई 5/17। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में निकालना है व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ
व्हाइट मार्बल। और व्हाइट मार्बल के लिए फेवरेबल कितने हैं भाई, 8 हैं, तो फेवरेबल है 8 आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं 17, तो 8/17 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ग्रीन ना आने का, और ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले क्या निकालू, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। ग्रीन है कितने, 4 है, टोटल कितने हैं 17 है, तो 4/17 तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फाइनली निकालनी है हम लोगों को ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मार्बल नॉट ग्रीन कलर इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन कलर मार्बल। तो 1 में से माइनस करो 4/17 को, तो 17 बन जा 17 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, अपॉन में क्या है 17, सो 13/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्बल विच इज टेकन आउट ऑफ द बैग वुड नॉट बी अ रेड कलर मार्बल, ठीक है, ग्रीन कलर मार्बल सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ भाई थर्ड पार्ट का आंसर, ये है सेकंड पार्ट का आंसर एंड ये है हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पाइस कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं भाई, 50 पैसे कॉइन्स हम लोगों को दे रखे हैं 100, और 50 कॉइन्स दे रखे हैं 1 रुपीज के, 20 कॉइन्स हम लोगों को दे रखे हैं 2 रुपीज के एंड 10 कॉइन्स हम लोगों को दे रखे हैं 5 रुपीज के। ठीक है, तो क्या क्या दिया है पहले चलो लिख देते हैं। जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, कुल मिला के 100 है। 1 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं, वो 50 हैं। और फिर 2 रुपीज के रुपी 2 कॉइन्स कितने हैं, यहाँ पे हम लोगों को दे रखे हैं 20, और 10 है 5 रुपीज के, तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10 दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है नहीं, तो इसका मतलब टोटल कॉइन्स निकाल देते हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हुए देखो, सबको प्लस करो 100 150 और 30 180, तो कितना आ गया, इसका मतलब ऑल टुगेदर सारे के सारे कॉइन्स मिला के कितने कॉइन्स है 180 कॉइन्स है। अब हमें क्या निकालना है, हमें भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि अगर अगर एक कॉइन निकाला जाए इसके अंदर तो वो 50 पैसे कॉइन होगा, तो 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे के कॉइन आने की। तो 50 पैसे के हैं कितने कॉइन्स भाई, आप कहेंगे 100 है, तो ये आपके लिए फेवरेबल आउटकम हुआ। तो 100 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हुए 180, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से करेंगे 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 2 से कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पाइस कॉइन। ठीक है, अब बोला गया है कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपए का कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे पार्ट में। तो अगर ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले क्या निकालो, 5 रुपए के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, आसान होगा ऐसा कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन। एक सेकेंड थोड़ा सा हटाते हैं इसको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन, देखो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, ₹5 के कॉइन है 10, तो आपने रखा 10 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 180, भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/18। सो 1/18 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन, लेकिन हमें तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन। तो 1 - 1/18, 18 बच जाए 18 में से माइनस करते हैं 1 को, तो 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो 17/18, तो ये आंसर हुआ भाई सेकंड पार्ट का, और ये आंसर रहा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, ओरल टाइप के हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोला है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो गोपी क्या करता है, गोपी भाई अपने एक्वेरियम के लिए मछली खरीदने के लिए दुकान पर जाता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो शॉपकीपर क्या करती है, शॉपकीपर ना अपने कंटेनर में से एक मछली निकालती है, और उस कंटेनर में 5 मेल फिश हैं जबकि 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है, then what is the probability that the fish taken out is a male fish। तो भाई क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि तब बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो वो
एक मछली निकालेगी उस कंटेनर में से, वो एक मेल फिश होगी। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है मेल फिश कितनी है, 5 है, जबकि फीमेल फिश हम लोगों को दे रखी है 8। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ फिश हो जाती है 13। और हमें निकालनी है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। तो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम लोगों को मेल फिश चाहिए जो कि कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब इन्हीं 5 में से चाहते हैं कि कोई हमारे हाथ लगे, अपॉन टोटल कितना है 13, तो 5 अपॉन 13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश आउट ऑफ दैट कंटेनर। ठीक है, तो समझ आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में दिया है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes, then what is the probability that it will point at these numbers। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक गेम ऑफ चांस है, और इस गेम ऑफ चांस में हम लोग देखें तो एक व्हील है, और इस व्हील को हम लोगों ने 8 सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। हर एक सेक्टर पे 1 2 3 4 से लेके 8 तक नंबर्स लिखे हैं। अब यहाँ पे एक एरो है जिसको कि स्पिन किया जाता है, और जिस भी नंबर पर ये रुकता है उसकी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यहाँ पे जो 1 से लेके 8 तक नंबर्स है ना, वो सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, मतलब सबके आने के इक्वल इक्वल चांसेस है। तो पहले पार्ट में हम लोगों को निकालनी है प्रोबेबिलिटी के जो पॉइंट एरो है वो पॉइंट करेगा किसको, 8 को, यानी कि एरो ना 8 पर आकर रुकेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे जो व्हील हम लोगों को दे रखा है ना, इसमें कितने सेक्टर्स हैं, कुल मिला के 8 सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 8 सेक्टर्स हैं, तो ये पता चला हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 आउटकम्स हैं। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एरो है ना वो 8 पर आकर रुकेगा। तो 8 पर आके रुकेगा तो वो सेक्टर जिस पर कि 8 लिखा है, ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, तो आप कहेंगे ऐसे तो एक ही सेक्टर है जिस पर कि 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सेक्टर हुआ हम लोगों के लिए फेवरेबल सेक्टर। समझ आया। और फेवरेबल सेक्टर कितने हैं, 1 है, टोटल सेक्टर कितने हैं, 8 है। तो इसका मतलब जो एरो है वो 8 पर पॉइंट आउट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 अपॉन 8 हो जाती है। तो आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। अब अगले पार्ट में बोला है कि जो एरो है वो पॉइंट करेगा किसको, एन ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर आना कह लो या फिर ऑड नंबर को पॉइंट आउट करेगा एरो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड के केस में भाई आपके लिए फेवरेबल कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जिन पे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है और 7। इसका मतलब ऑड के केस में कितने सेक्टर्स आपके लिए फेवरेबल हुए, 4 सेक्टर्स। मीन्स 1 वाले सेक्टर को पॉइंट आउट करे एरो तो भी ऑड होगा, 3 को करे ये भी ऑड है, 5 को करे ये भी ऑड है, और 7 को करे तो ये भी ऑड नंबर है। तो इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 4 हुए, और टोटल आउटकम्स तो नो डाउट 8 है। तो 4 अपॉन 8 को कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2। थर्ड पार्ट में बोला है कि एरो पॉइंट आउट करेगा किसको, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर को करेगा। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8। तो कुल मिला के 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं, 3, और 3 का मतलब 6 नंबर्स है। तो भाई ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स हुए 6 और टोटल आउटकम्स हुए 8। कैंसिल आउट कर दोगे 2 से तो ये बना 3 और ये बना 4, तो मतलब 3 अपॉन 4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, या फिर प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट आउट अ नंबर ग्रेटर देन 2, एक ही बात है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में दिया है हम लोगों को अ नंबर लेस देन 9, यानी कि ऐसे नंबर को पॉइंट आउट करे एरो जो कि 9 से छोटा है। भाई 9 से छोटा नंबर को पॉइंट आउट करेगा, इसका मतलब क्या है कि 1 को करेगा तो भी आपके लिए फेवरेबल है, 2 को करेगा तो भी काम चलेगा, 3 4 5 से लेके 8 तक किसी भी नंबर पे आके एरो रुक जाए, वो नंबर क्या होगा, 9 से छोटा ही होगा। इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 8 हुए, और टोटल आउटकम्स नो डाउट 8 ही है। तो 8 अपॉन 8 का मतलब क्या हुई, प्रोबेबिलिटी 1 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो भाई चलते हैं आप आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a die is thrown once, then find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, or an odd number। तो डाई वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। भाई अगर हम लोग डाई को
रोल करें तो ऐसे केस में 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या फिर 6, यही 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं ऐसे केस में। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो नंबर टॉप में अपीयर होगा वो अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। तो जब हम लोग प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई, प्राइम नंबर्स इनमें से कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 2 है, 3 है और 5 है। तो इसका मतलब कुल मिला के प्राइम नंबर्स कितने हैं, 3 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। भाई प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपके लिए फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल हैं भाई 3, और टोटल कितने हैं, टोटल है 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ जाती है कैंसिल आउट करने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो एक ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो कि किस किस के बीच में है, 2 और 6 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में है। ठीक है, इसका मतलब 2 और 6 के बीच के नंबर्स बताओ कौन कौन से होंगे। तो भाई 2 और 6 के बीच के नंबर्स, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, 3 है बीच में, और 4 है बीच में, और 5 है। तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हुए, फेवरेबल आउटकम। कितने हैं कुल मिला के, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब लास्ट वाले पार्ट में बोला है एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से इन 6 आउटकम्स में, 1 है, 3 है और 5 है। तो कुल मिला के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके लिए, कुल मिला के फेवरेबल आउटकम्स हुए 3, और टोटल आउटकम्स तो भाई 6 ही है। तो 3/6, और 3/6 को कैंसिल आउट करके लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है, 1/2 निकल कर आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही दमदार है, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझें पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है, पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है ताश की गड्डी। और ताश की गड्डी में कुल मिला के कितने कार्ड्स होते हैं भाई, कुल मिला के ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। और इन 52 कार्ड्स को हम लोग देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में हम लोग रखते हैं रेड कलर के कार्ड्स को, जबकि दूसरी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स को। इसका मतलब पैक ऑफ कार्ड्स में जो 52 कार्ड्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, रेड कलर के कार्ड्स और ब्लैक कलर के कार्ड्स। और क्योंकि 52 कार्ड्स को दो इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स में डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, इसका मतलब हर एक कैटेगरी में कितने कितने कार्ड्स होंगे भाई, हर एक कैटेगरी में होंगे 26 कार्ड्स। तो 26 कार्ड्स होते हैं भाई रेड कलर के, और 26 कार्ड्स ही होते हैं ब्लैक कलर के। अगेन हम लोग इन रेड कलर्स को फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर रखा जाता है डायमंड्स को, जबकि दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है हार्ट्स को। डायमंड का देखो ये सिंबल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ईंट। ठीक है, और ये क्या है, हार्ट्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पान। और क्योंकि इन 26 कार्ड्स को भाई हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो दोनों के अंदर इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, तो हर एक कैटेगरी में हो जाते हैं 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स होंगे डायमंड्स के, और 13 कार्ड्स ही होंगे हार्ट्स के। और ये दोनों कार्ड्स कैसे कलर के होंगे, रेड कलर के कार्ड्स होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग ब्लैक कलर के कार्ड्स की बात करें तो इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी में रखा जाता है स्पेड्स को, जबकि दूसरी कैटेगरी होती है क्लब्स की। ये सिंबल होता है स्पेड्स का और ये सिंबल है क्लब्स का। अब इन 26 कार्ड्स को फर्दर दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे। मतलब स्पेड्स के भी 13 कार्ड्स होंगे और क्लब के भी 13 कार्ड्स होंगे। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं हुकुम, और इसको बोला जाता है चिड़ी। ठीक है, तो हिंदी के टर्म्स भी हम लोगों को क्लियर होने चाहिए, राइट। तो अब कुल मिलाकर देखो हम लोगों के सामने जो 52 कार्ड्स थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी है डायमंड्स की, दूसरी कैटेगरी है हार्ट्स की, तीसरी कैटेगरी है स्पेड्स की, और चौथी कैटेगरी है किसकी, क्लब्स की। हर एक कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं कितने कितने कार्ड्स हैं भाई, हर एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं। तो सारी की सारी कैटेगरीज में 13 कार्ड्स होते हैं। अब जब हम लोग इन 13 कार्ड्स की बात करें, क्या बोला, जब हम लोग इन 13 कार्ड्स की बात करें तो इन 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं भाई। 13 कार्ड्स में पहला एक कार्ड हम लोगों को देखने को मिलता है जिस पर लिखा होता है ए। ए का मतलब होता है एस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलते हैं। तो भाई हर एक कैटेगरी में जो 13 कार्ड्स हैं उन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड होता है क्या, ए, जिस पर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग एस।
इसके बाद लिखा होता है 2, 3, 4, 5 से लेके 10 तक नंबर्स। तो इन कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? नंबर कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि नंबर्स लिखे होते हैं इनके ऊपर। करेक्ट है। तो हर एक कैटेगरी में जो 13 कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स में से एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है ए, बाकी के ये जो कार्ड्स है उनके ऊपर लिखा होता है 2 से लेकर 10 तक नंबर्स। फिर हम लोगों को 3 कार्ड्स और देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले कार्ड पर लिखा होता है जे, दूसरे कार्ड पर लिखा होता है क्यू और तीसरे कार्ड पर लिखा होता है के। जे जिस पर लिखा होता है इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग जैक, क्यू वाले कार्ड को हम लोग बोलते हैं क्वीन, जबकि के जिस कार्ड पर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग किंग। ठीक है, एक चीज नोटिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हैं हर एक कैटेगरी में, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके ऊपर एक फेस बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इन 3 कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में जो 13 कार्ड्स होते हैं, उन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड होता है ऐसा जिस पर के ए लिखा होता है, इसको एस बोलते हैं। बाकी के ये जो कार्ड्स हैं, ये जो 9 कार्ड्स हैं, इन पर नंबर्स लिखे होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड्स। और हर एक कैटेगरी में 3 कार्ड्स होते हैं जिन पर के फेस बना होता है, इन 3 कार्ड्स को बोला जाता है फेस कार्ड्स। ठीक है, अब अगर इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई है तो अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन कर भाई हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो भाई 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से रैंडमली एक कार्ड पिक किया जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। तो अगर 52 कार्ड्स में से रैंडमली एक कार्ड पिक किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड कैसा होगा? ब्लैक कलर का कार्ड होगा। ठीक है, तो भाई ब्लैक कलर का कार्ड हम लोगों को चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब ब्लैक कलर के कार्ड की बात हो रही है तो आप सीधे ब्लैक कलर के कार्ड्स को देखो। ठीक है, आप कैटेगरीज मत देखो, क्योंकि कैटेगरीज की बात नहीं करी है, किसकी बात करी जा रही है? ब्लैक कलर के कार्ड की। और ब्लैक कलर के कुल मिला के कार्ड्स कितने होते हैं? 26। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इसका मतलब ब्लैक कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52। कैंसिल आउट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ब्लैक कलर के कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2 हुई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग और अ किंग। तो क्वेश्चन का मतलब है या तो ब्लैक कलर का कार्ड हो या फिर एक किंग हो। मीन्स ब्लैक कलर का कार्ड आ जाएगा तो भी बात बन जाएगी और एक किंग आ जाएगा तो भी बात बन जाएगी। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई आप देखो ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं। तो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं कुल मिला के 26। और किंग कितने होते हैं? भाई किंग यहाँ पे देखो 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में से हर एक कैटेगरी के अंदर एक किंग होगा। बट ब्लैक कलर के कार्ड्स तो ऑलरेडी काउंटेड हैं, इसका मतलब जो स्पेड का किंग होगा और क्लब का किंग होगा वो तो इन 26 में ही काउंट हो गया। इसका मतलब अब 2 किंग और हम लोगों को मिल सकते हैं, जो कि एक तो डायमंड्स में होगा और दूसरा हार्ट्स का होगा। इसका मतलब 26 तो ब्लैक कलर के कार्ड्स। ठीक है, और ये यहां से हम लोगों को 2 किंग मिल जाने हैं। तो कुल मिला के आपके लिए फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाने हैं भाई? ये हो जाने हैं 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? फेवरेबल कार्ड्स हुए 28 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। कैंसिल आउट कर दो, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 से काटोगे 13 बार कट जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग? तो प्रोबेबिलिटी होगी 7/13। आई थिंक ये वाला समझ आ गया। अगला जो पार्ट है इसमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एंड अ किंग। इसका मतलब कार्ड ब्लैक भी हो एंड लगा, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एंड लगा है और लगा होता तो इसका मतलब होता है या तो ब्लैक हो या फिर किंग भी हो, दोनों में से कुछ भी हो चल जाएगा। बट यहाँ पे इस बार क्या है? एंड है। इसका मतलब कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ब्लैक कलर का किंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक कलर का किंग कितने होंगे भाई? ब्लैक कलर की कैटेगरी के अंदर देखो 2 ही किंग देखने को मिलेंगे, एक तो इस कैटेगरी के अंदर और दूसरा भाई इस कैटेगरी के अंदर। तो एक किंग हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा, एक किंग हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के केस में कितने आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे भाई? फेवरेबल आउटकम्स होंगे 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 52। कैंसिल आउट कर दें तो 1/26 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है अ जैक, क्वीन और अ किंग। एक जैक, एक क्वीन और अ किंग, यहाँ पे और लिख देते हैं अ जैक और अ क्वीन और अ किंग। या तो एक जैक हो या फिर एक क्वीन हो और या फिर एक किंग हो। मींस जैक हो तो भी चलेगा, क्वीन होगी तो भी चलेगा, किंग होगा तो भी चलने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे
कार्ड को ड्रॉ करने की, जो कि किंग हो तो भी चलेगा, क्वीन हो तो भी चलेगा और किंग हो तो भी चलेगा। इसका मतलब जब हम लोग इस कैटेगरी में बात करें तो भाई जैक, क्वीन और किंग तीनों के तीनों इस कैटेगरी में होंगे, तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो बात बनेगी। इस कैटेगरी में भी 3 कार्ड्स हम लोगों को मिलेंगे, यहाँ से भी 3 कार्ड और यहाँ से भी 3 कार्ड यही मिल जाते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कुल मिला के कितने कार्ड्स हो गए हम लोगों के लिए फेवरेबल? भाई 3 4 जा 12। तो 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग चाहते हैं इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए भाई 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए 52। कैंसिल आउट कर दो, 4 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, 4 से कैंसिल करोगे 13। तो 3/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ किंग और अ क्वीन और अ किंग, ठीक, जैक जैक, ठीक है। अगला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें दिया है नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ना तो हार्ट्स का कार्ड होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। इस बार ये नहीं बोला है कि हार्ट्स या किंग होना चाहिए, इस बार बोला है कि ना तो हार्ट्स होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। हार्ट्स नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये हार्ट्स नहीं होगा और साथ में किंग नहीं होगा। तो हार्ट्स के कितने कार्ड होते हैं भाई? हार्ट्स में होते हैं 13 कार्ड्स, तो ये 13 कार्ड्स नहीं होंगे और किंग नहीं होगा। तो एक किंग देखो यहाँ पर, एक किंग हम लोगों को यहाँ पर और एक किंग हम लोगों को यहाँ पर, एक किंग यहाँ पर होगा बट ऑलरेडी 13 कार्ड्स में एक किंग आ गया है। इसका मतलब कितने कार्ड्स नहीं होने चाहिए? तो 13 और 1 14 15 16, 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए भाई। 52 में अगर 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए तो कितने होने चाहिए भाई? 52 में से कर दो इसको माइनस, तो कितना है 3 और 6 36। इसका मतलब कितने कार्ड्स होने चाहिए? 36। तो 36 कार्ड्स हुआ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 52। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36/52। 4 से कैंसिल करते हैं तो 9 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 13, तो 9/13 इज द आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोगों को बोला है स्पेड और एन एस, या तो क्या होना चाहिए? एक स्पेड का कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी एस होना चाहिए। तो स्पेड के कार्ड्स की कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं भाई? स्पेड में होते हैं 13 कार्ड्स, यानी कि हम लोगों को चाहिए कि 13 कार्ड्स हो या फिर एस हो। तो एस देखो, एक इसमें होगा, एक एस इसके अंदर होगा, एक एस इसके अंदर होगा, एक एस इसके अंदर भी होगा, लेकिन 13 में वो आ गया, ऑलरेडी काउंट हो गया। इसका मतलब 13 के अलावा कितने कार्ड्स और हुए? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कुल मिला के कितने हो गए? 13 और 3, 13 और 3 का मतलब हुआ 16। तो 16 कार्ड्स हम लोगों के लिए हुए फेवरेबल, तो 16 रखा ऊपर और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। कैंसिल आउट कर दो भाई, 4 से कैंसिल कर दो, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 4 से ये 13 टाइम्स, तो 4/13 इज द आंसर, या फिर कह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस, ठीक है। या तो स्पेड आ जाए या फिर एक एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/13, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो, नीदर का मतलब ना तो एक एस होना चाहिए और ना ही एक किंग होना चाहिए। तो भाई सब एस नहीं चाहिए और किंग नहीं चाहिए, तो एस कुल मिला के कितने कार्ड्स होंगे भाई? हर एक कैटेगरी में एक एस होता है, तो इसका मतलब 4 एस नहीं चाहिए हम लोगों को। और किंग कितने होते हैं? हर एक कैटेगरी में एक किंग होता है और कैटेगरी कितनी है? 4 है, तो इसका मतलब 4 कार्ड्स हो गए किंग वाले। तो 4 + 4 का मतलब 8, तो 8 कार्ड ऐसे हैं जो कि नहीं चाहिए, करेक्ट है। तो नीदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो एस आए ना फिर किंग आए, तो ऐसे में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए भाई? ये तो हम लोगों को चाहिए नहीं, तो चाहिए क्या? उसके लिए क्या करो, 52 में से कर दो 8 को माइनस, और 52 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 44, सॉरी 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 कार्ड्स सब लोगों को चाहिए। जब 44 कार्ड्स चाहिए तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गए 44 और टोटल आउटकम्स है 52। कैंसिल कर दो, 4 से 11 टाइम्स और 4 से 13, तो 11/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर एन एस नॉर अ किंग, के भाई एक कार्ड ड्रॉ किया जाए तो उस केस में ना तो एक एस निकलेगा और ना ही एक किंग निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 11/13, ठीक है। तो आई थिंक काफी हद तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी आगे और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपका डाउट। भाई आगे वाले क्वेश्चन पे है, एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। भाई 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, तो बताइए वो ड्रॉ किया गया कार्ड एक किंग होगा और किंग भी कैसा होगा? रेड कलर का।
किंग होगा कैसे कलर का, रेड कलर का। तो रेड कलर के कार्ड्स में तो दो कैटेगरीज होती है, डायमंड्स और हार्ट्स। तो एक किंग भाई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक किंग देखने को मिलेगा इस कैटेगरी में। इसका मतलब हमारे लिए कितने किंग फेवरेबल हुए, दो किंग, ठीक है, दो ही कार्ड्स हैं फेवरेबल। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/52, ठीक है। तो 2/52 कैंसिल आउट कर दें तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। दूसरा जो पार्ट है इसमें दिया है अ फेस कार्ड। इस बार बोला है कि भैया एक कार्ड ड्रॉ किया जाए तो क्या है प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि ड्रॉ किया गया कार्ड ना फेस कार्ड होगा। भाई फेस कार्ड हम लोगों ने देखा कितने होते हैं हर एक कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं और कुल मिला के कितनी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज है। इसका मतलब कुल मिला के कितने फेस कार्ड्स हो गए, कुल मिला के हो जाते हैं 12 फेस कार्ड। तो ये हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम हुआ। मीन्स फेस कार्ड चाहिए तो उस केस में फेवरेबल आउटकम है 12, टोटल आउटकम्स है 52। 4 से कैंसिल कर दें तो 4 3 जा और ये 13 मीन्स 3/13 हुई प्रोबेबिलिटी एक फेस कार्ड के आने की। अगले पार्ट में बोला है रेड फेस कार्ड। इस बार फेस कार्ड नहीं बोला है, क्या बोला है, रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होते हैं हर एक कैटेगरी में 3 और इस बार चाहिए सिर्फ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड तो भाई डायमंड्स में मिलेंगे और हर्ट्स में मिलेंगे। और डायमंड्स में कितने होंगे, 3 भाई यहाँ पर होंगे और हर्ट्स में भी 3 होंगे। तो 3 और 3 कुल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए फेवरेबल कार्ड्स। तो इसका मतलब 6 अपॉन टोटल कार्ड्स तो भाई 52 है, कैंसिल आउट कर लो। 2 से कैंसिल कर दोगे तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 26 मीन्स 3/26 हुआ प्रोबेबिलिटी इस पार्ट की। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसमें बोला है द जैक ऑफ हर्ट्स, यानी कि सिर्फ जैक चाहिए, वो भी किसका, हर्ट्स का। तो हर्ट्स वाली कैटेगरी में कितने जैक होंगे, भाई यहाँ पर तो एक ही जैक होगा क्योंकि एक एक कार्ड होता है ना सारी कैटेगरीज में, ठीक है। तो एक जैक होना है और वही हम लोगों को चाहिए, हर्ट्स का जैक चाहिए। तो इसका मतलब यही है बस फेवरेबल। टोटल कितने हुए, 52। तो 1/52 आंसर हुआ, ठीक है। एक स्पेड का कार्ड चाहिए और स्पेड का कार्ड चाहिए तो स्पेड वाली कैटेगरी में देखो कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो भाई स्पेड का कार्ड चाहिए। स्पेड का कार्ड कहने का मतलब कोई भी हो, 1 निकल आए, 2 निकल आए, 3 4 कोई भी कार्ड, जैक हो, क्वीन हो या किंग हो। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हुए 13, टोटल आउटकम्स 52, कैंसिल कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा भाई आंसर, ठीक है। द क्वीन ऑफ डायमंड्स मीन्स क्वीन चाहिए लेकिन कोई भी क्वीन नहीं, किसकी, सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स की। तो डायमंड्स वाली कैटेगरी में मुझे बताओ क्वीन कितनी होंगी, भाई यहाँ पे तो हर एक कार्ड एक ही होता है एक कैटेगरी के अंदर, तो एक ही क्वीन होने वाली है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही क्वीन क्या हुई, फेवरेबल हुई, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 और टोटल आउटकम्स है 52। तो इसका मतलब 1/52 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सो नेक्स्ट में हम लोगों को दिया है, इनफैक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं। सो बोला गया है 5 कार्ड्स हैं और उन 5 कार्ड्स में क्या है, नंबर 10 है। चलिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं। तो 5 कार्ड्स में एक है 10, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। तो 5 कार्ड्स है, कौन कौन से, नंबर 10 हम लोगों को दिया है, जैक हम लोगों को दिया है, क्वीन हम लोगों को दे रखी है, किंग है और फिर एस है। किसके हैं, डायमंड्स के। किसके हैं ये सारे के सारे कार्ड्स, डायमंड के कार्ड्स हैं। और वेल शफल्ड विद दियर फेस डाउनवर्ड्स। तो भाई इनको उल्टा करके ना इनको अच्छे से फेंट लिया गया है। फेंट इसलिए लिया गया है जिससे कि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हम लोगों को एग्जैक्टली आइडिया ना रहे कौन सा कार्ड किस पोजीशन पर है, ठीक है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, तब एक कार्ड को पिक कर लिया जाता है रैंडमली, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक जो पिक किया गया कार्ड है वो क्वीन है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जरा देखो कितने कार्ड्स हैं कुल मिला के, भाई ऑलरेडी बोला है कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 5। और इस बार हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को क्वीन चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 1 है। इसका मतलब एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। करेक्ट है, पहला वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा। दूसरे को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब दूसरे में बोला है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कि क्वीन निकाली जाती है
या निकल आती है, और इसको पुट असाइड का मतलब एक तरफ रख दिया जाता है। तो जब भाई इन सारे के सारे कार्ड्स में से क्वीन बाहर निकाल दी जाएगी तो कार्ड्स कौन कौन से रह जाने हैं, तब उस केस में क्या क्या रह जाना है, 10 रह जाना है, के, किंग और एस। तो इस तरीके से अब टोटल कार्ड्स कितने हुए भाई, अब टोटल कार्ड्स हुए 4। कितने कार्ड्स हैं, अब 4 हैं। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो अब बताइए, अगर क्वीन को असाइड कर दिया जाए, एक तरफ रख दिया जाए, तो एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई। अगर हम लोग नंबर ऑफ एस की बात करें तो इन 4 कार्ड्स में से कितने एस हैं, एक ही है, ठीक है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1। और टोटल आउटकम्स अब कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब व्हाट इज द probability, 1/4 is the probability of getting an ace now in this case. नेक्स्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, अगर हम लोग इन आउटकम्स को देखें तो क्या इन आउटकम्स में से कहीं भी क्वीन है, नहीं है। तो इसका मतलब आपके लिए फेवरेबल इनमें से कितने हैं, 0 हैं, एक भी नहीं है का मतलब 0। तो 0 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, और 0/4 का मतलब हुआ 0। इसका मतलब इस केस में जबकि हम लोग क्वीन को अलग करके रख देंगे तो उसमें क्वीन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें दिया है हम लोगों को 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। तो भाई 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं जो कि मिक्सअप हो जाते हैं एक्सीडेंटली किसके साथ में, 132 गुड कंडीशन पेन के साथ में, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स हम लोग देखें तो कितने हैं, 12 है। और नंबर ऑफ गुड कंडीशन पेन्स, गुड पेन्स लिख दो खाली, चलो गुड पेन्स कितने हैं, 132। तो ये हैं डिफेक्टिव पेन्स और ये हैं गुड कंडीशन पेन। तो इसका मतलब टोटल कितने पेन्स हो गए भाई, इस केस में टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे, दोनों को करते हैं प्लस। तो 12 और 132 को प्लस कर देंगे तो कितना है, 144। इसका मतलब कुल मिला के कितने पेन्स हो जाते हैं, अगर ऐसा हो जाता है कि 12 पेन्स एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं 132 गुड कंडीशन पेन के साथ में, तो 144 पेन्स बन जाते हैं। अब आगे बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भैया संभव नहीं है ये आइडेंटिफाई कर पाना देखकर कि कौन सा पेन अच्छी कंडीशन का और कौन सा खराब कंडीशन का पेन है, खराब है, डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अब अगर एक पेन रैंडमली इसमें से पिक किया जाए तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पिक किया जाता है पेन वो गुड कंडीशन पेन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन हम लोगों को निकालनी है, गुड कंडीशन पेन लिख दो या फिर गुड पेन लिख दीजिए। तो गुड पेन, अच्छी कंडीशन वाले पेन है कितने भाई, अगर अच्छी कंडीशन वाले पेन देखे तो 132 पेन्स है। इसका मतलब ये 132 पेन्स हम लोगों के लिए क्या है, फेवरेबल। मीन्स अच्छी कंडीशन का पेन हम लोगों को चाहिए तो हम लोग चाहेंगे कि इन्हीं 132 में से कोई भी एक पेन पिक कर लें। और टोटल पेन्स कितने हैं, 144 है। इसका मतलब डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तब हुई 132 अपॉन 144। कैंसिल आउट कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से इसको करें तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा, 3 से कैंसिल कर दें तो 11 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स। इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड कंडीशन पेन, द प्रोबेबिलिटी इज 11/12, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो इस बार बोला है कि एक लॉट है और कितने बल्ब्स का लॉट है, 20 बल्ब्स का लॉट है। और इस 20 बल्ब्स के लॉट में 4 जो है ना वो डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो भाई अगर एक बल्ब अगर इस लॉट में से ड्रॉ कर लिया जाए तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉ किया गया बल्ब एक डिफेक्टिव बल्ब होगा, ठीक है। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर बोला है कि एक लॉट है और लॉट के अंदर जो टोटल बल्ब्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 20 हैं। और ये डिफेक्टिव है कितने, 4। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए, 4। और अगर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, टोटल है 15, तो गुड कंडीशन बल्ब कितने होंगे, देयरफॉर गुड कंडीशन
बल्ब्स हो जाते हैं कितने 20 माइनस 4 का मतलब 16। तो 16 बल्ब्स अच्छी कंडीशन के हैं, डिफेक्टिव कितने हुए 4 हुए और टोटल कितने हैं 20 और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी डिफेक्टिव बल्ब आने की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू डिफेक्टिव बल्ब है कितने 4 है भाई और टोटल कितने हैं 20। कैंसिल आउट करते हैं 4 से 1 टाइम 4 से 5 टाइम, इसका मतलब 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना इसको बड़े ध्यान से समझो भाई। अब नेक्स्ट वाला पार्ट कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट नंबर 1 इज नॉट डिफेक्टिव। इसका मतलब जब हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया डिफेक्टिव बल्ब को फाइंड करने का, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। और डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया तो जो निकल के आया वो कैसा बल्ब होगा अच्छी कंडीशन का बल्ब होगा। हम लोगों ने क्या है इसको रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब इसको वापस से उसी लॉट के अंदर नहीं रखा है। देन नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, तो अब अगर एक बल्ब रैंडमली ड्रॉ किया जाए बाकी बचे हुए बल्ब्स में से, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अब जो बल्ब ड्रॉ किया जाएगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई हम लोगों का लॉट था 20 बल्ब्स का, टोटल बल्ब्स कितने हैं 20 और इसके अंदर से एक पिक किया गया जो कि डिफेक्टिव नहीं था यानी कि गुड कंडीशन का था, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करा है, मींस दोबारा उसी जगह पर नहीं रखा है, लॉट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, सो नाउ द नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे भाई 20 थे, 20 में से एक पिक किया लेकिन वापस नहीं रखा तो कितने हो गए 19। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं 19 और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, डिफेक्टिव नहीं होगा का मतलब क्या है, या तो ऐसा करो कि डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट इवेंट निकाल देंगे, या फिर नॉट इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ गुड कंडीशन बल्ब हुआ। करेक्ट, चलो तो नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे भाई साहब, डिफेक्टिव तो जितने पहले थे उतने ही हैं यानी कि 4 ही होंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स कितनी होगी 4 फेवरेबल और टोटल कितने हैं 19। लेकिन फाइनली निकालनी है नॉट डिफेक्टिव की, सो दिस इंप्लाइज के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब की। ठीक है, सो 1 माइनस 4/19, तो 19 बन जाए 19 में से 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा 15 अपॉन में क्या है 19, तो 15/90 19 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके क्या मायने होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया तो वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस और इस पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। मीन द टाइम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। करेक्ट, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।